सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कल सभी को बोला कि आज अपन बुधवार 21 अक्टूबर 2020 से और 5 नवंबर 2020 तक 1008 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का महायज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। देखो, इस 1008 प्रश्नों के जो प्रश्नोत्तरी है उसको मैंने महायज्ञ नाम दिया है। महायज्ञ। इस महायज्ञ में आप सभी निःशुल्क आहुति के रूप में वीडियो को लाइक करेंगे। दक्षिणा के रूप में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उस शेयरिंग से मुझे डिजिटल दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। आप सब इस प्रकार की वीडियो को प्रतिदिन ज़रूर देखेंगे। हर दिन मैं 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए डाला करूँगा और इस प्रकार से अपन 40-50 वीडियो डाल करके 1008 प्रश्नों को अपन ज़रूर अध्ययन करेंगे ताकि हमको प्रतियोगी परीक्षाओं में भरपूर फायदा मिले और भगवान इस यज्ञ में आपको शामिल होने के उपलक्ष्य में शुभ आशीष प्रदान करेगा और आप सबकी नौकरी लगेगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस 1008 विज्ञान के प्रश्नों का महायज्ञ, इस महायज्ञ में आपका स्वागत है और इस महायज्ञ का यज्ञाचार्य आपका गुरु गिरधर सर है। इस यज्ञ में बैठने वाले आप सभी बेरोजगार विद्यार्थी हैं। देखो, और आप इस यज्ञ में बैठेंगे तो आपको भगवान जरूर आशीर्वाद स्वरूप सरकारी नौकरी की सेवा का मौका जरूर देगा और आपको जरूर सफल करेगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। परीक्षाओं में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 1008 प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे तो इनमें मिल जाएगा। कोई ना के बराबर भी संभावना नहीं रहेगी कि परीक्षा में प्रश्न बच के चला जाए। इसके लिए एक शर्त भी रखी है मैंने। शर्त, आप प्रतिदिन पूरा वीडियो जरूर देखें। ऐसे नहीं 1% देख लिया, 2% देख लिया और फिर बोलें कि सर जी प्रश्न मिले नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ आपको हर दिन पढ़ाऊँगा और बहुत शानदार शानदार प्रश्न डाला करूँगा। शर्त है आप प्रतिदिन पूरा वीडियो जरूर देखें, प्रश्नों की लैंग्वेज को समझें और उस लैंग्वेज के भाव को समझकर आप इनके उत्तर दें। एक बात और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये सभी प्रश्न मैं स्वयं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और तैयार करके मेरे 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ शेयर करूँगा कि किस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ताकि आपको उस पैटर्न का फायदा मिले और परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपको मिले और आप देखते ही सही टिक लगाएं और आपकी मेरिट जंप करे और आपका चयन हो। ये मेरी दुआ और मंगल कामना रहेगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? देखो, अपने पास में जो जीव होते हैं कोर्डेटा यानी कि कशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। मैमोलिया, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। देखो यहाँ पर मैं एक एक बात आपको बता भी देता हूँ। ऑप्शन में पहला ऑप्शन मैमोलिया, दूसरा पीसीज, तीसरा एम्फीबिया, चौथा रेप्टिलिया। मैमोलिया कहते हैं स्तनधारी जीवों को। स्तनधारी, ये बात आपको बता रहा है गिरधारी। आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि मैं इस प्रकार के शब्द बोलता ही रहता हूँ। मेमोलिया का मतलब स्तनधारी, पीसीज का मतलब है मछली वर्ग, एम्फीबिया का मतलब है उभयचर, जल और थल दोनों पर रहने वाले, और रेप्टिलिया का मतलब है सरीसृप, रैंकर चलने वाले, और 5वां जो वर्ग होता है उसको अपन कहते हैं एविज, पक्षी वर्ग। तो चमगादड़ प्यारे विद्यार्थियों, जो चमगादड़ होता है वो चमगादड़ स्तनधारी प्राणियों में आता है।
और स्तनधारी प्राणियों को मैमोलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैमोलिया। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो चमगादड़ मैमोलिया वर्ग का प्राणी है, अर्थात चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। स्तनधारी वर्ग के अंदर सभी मनुष्य, सभी जानवर चौपहिया जिनके 4 पैर हैं, उनके अलावा चमगादड़ भी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। कई प्रकार के ऐसे जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एटीपी का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी को शरीर की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी ऑफ करेंसी शरीर में किसे कहा जाता है? एटीपी को। अब ये एनर्जी ऑफ करेंसी का सोर्स क्या है? कोशिका का कौन सा अंग है जहां पर एटीपी अपने एनर्जी के रूप में विकसित होती हैं? राइबोसोम तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसका उत्तर ये नहीं है। गोल्जी काय, ये भी इसका उत्तर नहीं है। कोई नहीं इसका औचित्य नहीं, क्योंकि ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया अंग के अंदर बहुत सारी एटीपी निर्मित होती है। बहुत सारी एटीपी निर्मित होती हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निर्मित होती है, और ये बहुत सारी ऊर्जा की इकाइयाँ एक छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का कार्य करके इस ट्रांसफार्मरों के समूह को माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें छोटी छोटी एटीपी ट्रांसफार्मर है और माइटोकॉन्ड्रिया इन एटीपीओं का समूह है, ये कहलाता है बिजली घर। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ प्रश्न है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी को शरीर की ऊर्जा मुद्रा इकाई के नाम से भी जाना जाता है। हर बात को सुनते रहना और सीखते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? देखो, दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, इसका मतलब है कि दूध में जो मिठास होता है वो लैक्टोज, इस लैक्टोज को लैक्टोज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी उच्चारणों का प्रभाव है। दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लैक्टोज शर्करा 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग किसमें है? गाय का दूध, बकरी का दूध, माँ का दूध, उपरोक्त सभी। तो देखो, सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पर पूछा है, तो गाय, बकरी, माँ का दूध, इन सभी में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये यूपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, तो यूपीएससी ने इसका सही जवाब माना है उपरोक्त सभी। हालांकि गाय, बकरी और माँ के दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है, यहाँ समान नहीं होता है। देखो, प्रश्न का भाव समझिए, लैक्टोज शर्करा प्रतिशत अधिक होता है, यहाँ पर ये नहीं पूछा कि किसमें सबसे अधिक होता है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। किसमें सबसे अधिक पूछता तो फिर अपन इसका उत्तर अलग तरीके से देते। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में अध्यापक ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि अपने शरीर में एक ग्लैंड ऐसी है जो शरीर की सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, सभी ग्रंथियों को संचालित करती है, सभी ग्रंथियों को कमांड देती है, सभी ग्रंथियों को निर्देशित करती है, और उस ग्रंथि के निर्देशन के आधार पर ही सब ग्रंथियां संचालित होती हैं। जिस प्रकार से स्कूल के अंदर मास्टर सभी बच्चों को निर्देशित करेगा, उसी प्रकार से अपने शरीर में एक अध्यापक ग्रंथि है। थायराइड नहीं है, थाइमस नहीं है, पैराथायराइड नहीं है, क्या नहीं है? अध्यापक ग्रंथि नहीं है। तो पीयूष या पिट्यूटरी इसका जवाब आपको भी आता होगा। साथ ही एक बात याद और रखना, पीयूष ग्रंथि तो अध्यापक ग्रंथि है, और हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्रंथि होती है उसको अपन हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि वो प्रधान अध्यापक है। सभी मास्टरों को निर्देशित करता है हेडमास्टर या प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य अपन जो भी बोले, लेकिन हेडमास्टर और प्रधानाचार्य में तो फिर अलग अंतर होता है। हेडमास्टर 10वीं तक का होता है, प्रिंसिपल 12वीं तक का होता है, और कॉलेज में प्राचार्य।
लेकिन मेरा कहने का मीनिंग ये है कि प्रिंसिपल के अंडर में मास्टर और मास्टरों के अंडर में बच्चे। तो यहाँ पर अध्यापक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस प्रश्न के अंदर लगभग लाखों में से 10 या 5% बच्चे ही जवाब देते हैं। तो चलिए इसकी लैंग्वेज को समझो। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? स्वस्थ मानव शरीर का। तो फटाफट इस प्रश्न को देखते ही 1 लाख में से 95,000 बच्चे इसके फटाफट 37 डिग्री सेल्सियस के टिक लगाएंगे, लेकिन इसमें ऑप्शनों के अनुसार 37 डिग्री सेल्सियस गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे लगाएंगे 96.8 डिग्री सेल्सियस के, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस नहीं। तो देखो, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जनरल रूप में मान लिया जाता है, लेकिन एग्जिट जो स्वस्थ शरीर का तापमान होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एग्जिट होता है और इसी को अपन 37 मान करके पुस्तकों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में स्पष्ट दिया है तो इसका राइट आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ना कि 37 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप हड़बड़ाहट नहीं करें, प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद में ही उत्तर दें, क्योंकि ऐसी हड़बड़ाहट से ही आपके 1 या 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं और आप मेरिट से दूर हट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जौरविक सेवन क्या है? तो याद रखना, कृत्रिम हृदय को जौरविक नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था और उस जौरविक नाम के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय को जौरविक सेवन नाम दिया। तो जौरविक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है, ना कि कृत्रिम हाथ है, ना कृत्रिम पैर है। ये पेस मेकर तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। तो जौरविक सेवन क्या है? तो इसका राइट आंसर कृत्रिम हृदय। आगे बढ़ते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रीट लेवल फर्स्ट में तो इस पोलियो के चैप्टर से एक अंक 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। विश्व पोलियो दिवस तो आज 21 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर हो गया 4th, याद रखना। इस पोलियो दिवस के दिन विश्व में पोलियो से संबंधित जागरूकता, रोकथाम, बचाव, उपचार, नवाचार, इन सब की जानकारी दी जाती है। अपना भारत पोलियो से मुक्त कर दिया गया है WHO के अनुसार। इसके बारे में मैं कक्षाओं में भी पढ़ाता रहता हूँ और कुछ ही दिनों बाद मैं आपको बोर्ड पे थ्योरेटिकल रूप में क्लासें प्रारंभ करने वाला हूँ, तो वहाँ पर विस्तृत जानकारियाँ बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस का संचयन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान पुलिस 2018 में भी पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2016 में भी पूछा गया और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। मैंने लिखा है आगे की परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। देखो, पित्त रस निर्मित तो होता है लीवर से। पित्त रस निर्मित कहाँ होता है? लीवर से। निर्मित होता है लीवर से और लीवर से निर्मित होने के बाद पित्त वाहिनी, पित्त यानी पित्तरस को, वाहिनी यानी ले जाने वाली, ये पित्त वाहिनी इस पित्तरस को ले जा करके संचयित करती है पित्ताशय की थैली में। तो यहाँ राइट आंसर हो गया 4th। ऐसे पूछता कि शरीर के किस भाग में पित्तरस निर्मित होता है? तो जवाब होता है यकृत। पित्तरस का संचयन कहाँ होता है? तो इसका संचयन होता है पित्ताशय की थैली में। 4th इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? देखो, मलेरिया तो प्यारे विद्यार्थियों परजीवी जनित बीमारी है। परजीवी जनित बीमारी है। खसरा अपने पास में वायरस जनित बीमारी है। कोरोना सबको पता है, बच्चे बच्चे को वायरस जनित है। यक्ष्मा बीमारी कहते हैं टीबी को, टीबी, और टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग एक है और नाम अनेक है। तो जीवाणु जनित है, तो ऑप्शन की कंडीशन के अनुसार यहाँ जीवाणु जनित बीमारी है यक्ष्मा। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कपास प्राप्त होता है, कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से, फल से, कलिका से, जड़ से। तो अच्छा क्वेश्चन है, कपास किससे प्राप्त होगा अपन को? देखो, कपास जड़ से प्राप्त नहीं होगा, कलिका से प्राप्त नहीं होगा, फल से प्राप्त नहीं होगा, तो आपको पता चल गया किससे प्राप्त होगा, बीज से। अब आप सोच ले यार कि सर 3 को तो क्रॉस मार दिए, तो फर्स्ट इसका उत्तर है, ये तो हमको पता चल ही गया। गुरुजी अब आप मत बताओ, क्योंकि हमको पता लग गया कि बीज से, कपास बीज से ही प्राप्त होता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ये कोशिकांग अंग, कोशिकांग है, कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग, कोशिकांग में दीर्घ संधि होती है। सर आप साइंस पढ़ा रहे हो कि हिंदी? हम आपको संधि भी पढ़ा दिए, लेकिन मैं बीच बीच में बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? लेमार्क ने नहीं की भाई, हेरोफिल्स ने नहीं की, हिप्पोक्रेटिस ने नहीं की, तो अब आपको पता चल गया, हुगो वॉन मोल। देखो, जीव द्रव्य का मोल नहीं लगाना चाहिए, जीव द्रव्य का मोल नहीं लगाना चाहिए, याद रखना, मोल याद रखना बस। आगे बढ़ते हैं, पौधों का प्रजनन अंग है, अच्छा क्वेश्चन है, जो वनस्पति, प्लांट, पौधे, पादप, इनमें प्रजनन अंग क्या होते हैं? तो देखिए, पौधों में प्रजनन अंग कली, फूल, बीज, फल। नीचे से बोला है मैंने, ऊपर से बोले फल, बीज, फूल, कली। तो पौधों में प्रजनन अंग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फूल, पुष्प। पौधों में प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, और इन पुष्पों के अंदर फिर अलग अलग भाग होते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर इत्यादि। तो यहाँ पौधों का प्रजनन अंग राइट आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में हूबहू देखने को मिलता है। मायोसिन प्यारे विद्यार्थियों मांसपेशियों में होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। एल्ब्यूमिन अपने अंडे में पाया जाता है, अपने अंडे में नहीं, सॉरी आप इसको गलत ना समझें, अंडों में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, और कोलेजन नाम का जो प्रोटीन है, ये अपने शरीर में सभी संयोजी ऊतकों का हिस्सा है। मांसपेशियों में जो मायोसिन प्रोटीन है, उसका भी कोलेजन प्रोटीन हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा अपने शरीर में प्रोटीन होता है कोलेजन, इसका राइट आंसर है थर्ड। कोलेजन प्रोटीन शरीर में पाए जाने वाले सभी प्रोटीनों का सहायक प्रोटीन है। ये मांसपेशियों में भी होता है, और अपने जैसे रक्त तरल संयोजी ऊतक है, तो रक्त में भी हर प्रकार के प्रोटीन में कोलेजन नाम का जो प्रोटीन है, ये सहायक प्रोटीन की भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज, प्रोपेज, मेटोफेज, एनाफेज। यानी कि जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसको संश्लेषण कितनी अवस्थाओं में होता है? लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ये कौन सी अवस्था है ऑप्शन के अनुसार जिसमें ये संश्लेषित होगा? तो इसका राइट आंसर है इंटरफेज। यहाँ पर डीएनए के बारे में विस्तृत चर्चा करूँ तो इसके लिए कुंडली, चित्र, इसकी अवस्था, जीवन, जीटू, कोशिका विभाजन, तो यहाँ इतना व्याख्यान नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट याद रखें कि डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज नाम की अवस्था में होता है। आगे बढ़ते हैं, आलू क्या है? अब आप बोलोगे सर आलू तो सब्जी है, आलू बहुत चालू भी होता है, और आजकल आलू के भाव भी आसमान में है। आलू क्या है? आलू जड़ नहीं, जड़ नहीं है, फल भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, आलू तना। आलू तने के अंदर शामिल किया गया है,
आलू स्वयं एक प्रकार का तना है, ना कि आलू जड़ है, आलू तना है। ऐसे याद रखना, आलू का भाव आजकल काफी तना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आलू का भाव आजकल काफी तना हुआ है, याद रह जाएगा। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? अब बहुत सारी लड़कियों की हल्दी लगने वाली है और लड़कों की भी हल्दी लगने वाली है, क्योंकि अब नवंबर से शादियों के सीजन का दौर शुरू होगा। तो अच्छी बात है, हल्दी का सुकून, हल्दी अपन शारीरिक रूप से सब्जी में ग्रहण करें या हल्दी के लड्डू खाएं तो भी सेहत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हल्दी अपने रक्त में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ज़्यादा से ज़्यादा करके रक्त को फिल्ट्रित करने में भी अपनी भूमिका निभाती है। अब अपन प्रश्न की ओर चलते हैं, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, तना, फल, पत्ती। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा? जड़, तना, फल, पत्ती। पत्ती से नहीं, फल से नहीं, जड़ से नहीं, तना से। तो हल्दी भी अपने पास एक तरह से तना का प्रकार है, तना। आगे बढ़ते हैं, तना के उदाहरण है। अच्छा प्रश्न है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आलू और गाजर, नहीं, आलू तना है लेकिन गाजर जड़ है, इसलिए ये गलत। प्याज तना है, प्याज तना है, हल्दी भी तना है, आलू भी तना है, तो अपने को उत्तर मिल गया 2। आलू और मूली, मूली तो जड़ है। लौंग इलायची, लौंग पुष्प है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो गया 2। प्याज, हल्दी और आलू तना के अच्छे उदाहरण हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनकी छाल पर कुछ कवक का जमाव हो जाता है, और फफूंद या फंजाई, या मैं राजस्थानी भाषा में बोलूँ तो एक तरह से आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा में उसको ऐसे बूफण के नाम से भी अपन बोल देते हैं कि यार इस पेड़ के तो बूफण लग गई, काई लग गई। तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। आगे बढ़ते हैं, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, यानी कि जो शकरकंद, शकरकंद मतलब शकरकंदी, आजकल अब इसका सीजन आने वाला है, अब बहुत सारी शकरकंदी अपने खेतों में उगाई गई है। सलजम अलग चीज होती है, शकरकंद है। तो ये क्या है, जड़ है, तना है, या स्तंभ कनंद है, क्या है? तो शकरकंदी जड़ जड़, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो भोजन संग्रहित का मतलब है कि शक्कर जो कंदी है उसमें मेन चीज खाने की, उस शकरकंदी में क्या है, तो वो एक स्तंभ है। और ये मान लो ये शकरकंदी है, इसको अपन खा रहे हैं, तो ये अपने पास में ये स्तंभ है, ये शकरकंदी है और ये एक तरह से स्तंभ है। तो शकरकंद भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में। आगे बढ़ते हैं, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? जीवाणुओं से, रोगाणुओं से, विषाणुओं से, इन सब से लड़ने के लिए हमारे शरीर में कौन सा ब्लड कण है वो हमेशा तैयार होता है? थ्रोम्बोसाइट नहीं लड़ता है, थ्रोम्बोसाइट प्लेट को कहते हैं। ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं, और लड़ने वाला यही है। WBC को अपने शरीर की पुलिस भी कहते हैं, WBC को अपने शरीर की सेना भी कहते हैं, क्योंकि बाहर से आतंकवादी आते हैं, जैसे जीवाणु आतंकवादी, विषाणु आतंकवादी, परजीवी आतंकवादी, कवक आतंकवादी, ये आतंकवादियों की एक तरह से बटालियन है। और उन सब का सामना करने के लिए हमारे शरीर में एक मजबूत सेना है WBC। और इस WBC में भी कई टुकड़ियां हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस प्रकार से कई टुकड़ियां हैं। तो रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो ल्यूकोसाइट, याद रखना WBC। आगे बढ़ते हैं, कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था या सेकंड, उसमें मैंने बताया था केंद्रक में नहीं होता है, केंद्रिका में नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रियम। ध्यान रखना, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में द्वितीय हृदय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रोचक क्वेश्चन है। शरीर का हृदय तो हृदय ही होता है,
हर्ट इज हर्ट, इसको दिल पे मत लगाना। हर्ट इज हर्ट, हृदय तो हृदय है, लेकिन शरीर में दूसरा हृदय। तो सर जी 2 हृदय होते हैं क्या? तो शरीर में 2 हृदय होंगे तो एक से ज़्यादा लोगों को अपन दिल पे लगाएंगे। ये तो झूठी बातें हैं, क्योंकि हृदय को दिल पूरी दुनिया की किसी भी साइंस में कहा ही नहीं गया। ये तो जो फालतू की इश्क वगैरह से संबंधित जो बातें करने वाले हैं, वो एक तरह से अपने मन गढ़ंत विचार के रूप में इसको भाषा के रूप में संयोजित कर लिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। शरीर में हृदय तो एक ही होता है, लेकिन दूसरा हृदय, ये तो एक संज्ञा दी गई है कि दूसरा हृदय कौन सा होता है। तो शरीर में द्वितीय हृदय कहा जाता है तिल्ली को, तिल्ली प्लीहा या स्प्लीन। इस तिल्ली प्लीहा या स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक भी कहते हैं। इस तिल्ली प्लीहा या स्प्लीन को अपने शरीर की रक्त कणों की कब्रगाह भी कहा जाता है। तो शरीर में द्वितीय हृदय कहा गया है तिल्ली को। थ्योरेटिकल रूप में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी व्याख्या थोड़ी लेंथी है। आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है। देखो, एथलीट फुट बीमारी अपने पाँव से संबंधित बीमारी है। जीवाणु से नहीं होती है, विषाणु से नहीं होती है, परजीवी से नहीं होती है, कवक या फफूंद के द्वारा होती है। एथलीट फुट नाम की बीमारी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कैंसर के इलाज में किस दवा का उपयोग किया जाता है? कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, फिर भी इसके लिए एक दवा बनाई हुई है जो लगभग अपन आमतौर में उसको काम में लेते हैं कि कैंसर पे काबू पाया जाएगा या नहीं। हालांकि कैंसर कई प्रकार के होते हैं। तो TSH, HGH ये तो हार्मोनों के नाम है। क्लोरोक्विन खैर ये दवा है, लेकिन ये मलेरिया की है। तो इंटरफेरोन, कैंसर के इलाज में कौन सी दवा को उपयोग में लिया जाता है? इंटरफेरोन। इसका राइट आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 25। हृदय रोगियों को किसका परहेज करना चाहिए? जिसके हार्ट से संबंधित बीमारी है, उस हार्ट से संबंधित बीमारी वाले पेशेंट को अपने आहार या भोजन में कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए? प्रोटीन तो करना चाहिए, विटामिन करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट करना चाहिए, लेकिन फैट हृदय रोगियों को किसका परहेज करना चाहिए? परहेज का मतलब है नहीं, ये चीज़ उसको नहीं ग्रहण करनी चाहिए। नहीं का मतलब क्रॉस वाला निशान। तो यहाँ पर वसा उसको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, यानी कि वसा का परहेज करना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया 3rd। दोबारा से सुन लो। हृदय रोगियों को किसका परहेज करना चाहिए? वसा का, यानी कि जो हार्ट से संबंधित पेशेंट होते हैं उन रोगियों को ज़्यादा फैट वसा युक्त भोजन ग्रहण नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 अगली क्लास में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, गुरु गिरधर सर की तरफ से। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भगवान करे आप सबकी नौकरी लगे। ये जो मैंने प्रश्न आपको ऊपर करवाए हैं, ये अपने प्रश्नों का एक महायज्ञ शुरू हुआ है। ये सभी प्रश्न रीट, UPSC, RPSC, RPDP, पटवार ऑल कंपटीशन की परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, प्रश्नों की लैंग्वेज समझें, आपके ये हूबहू याद हो जाएंगे और आपके परीक्षा में सही होंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के